एक राशि बहुत सारे लोगों की होती है, बिल्कुल। एक दिन एक समय पर बहुत सारे लोग एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी कभी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। शनि ज्यादातर टॉरस और लिब्रंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी चार्ट में उन्हें योग कारक माना जाता है। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो वही शनि उन्हीं लोगों को जिनकी राशि के लिए योग कारक है नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। एआई और एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ ना सर आपको एक साइकिक हीलर भी होना पड़ता है। जब सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को फील करके उसे सोल्यूशन देना होता है, या उस हद तक सोल्यूशन देना होता है जिस हद तक वो कर पाए, उसकी पॉकेट अलाउ कर सके। सबसे पहली बात किसी भी रेमेडी के लिए अब एआई आपको बता देगा आप जाकर फलानी जगह पे इतने की पूजा करा लो, और आपकी पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रही तो सोल्यूशन का आप क्या करेंगे। सर ये चीज ना इस जनरेशन को बहुत बुरी तरह भी इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आज एक बच्चे को स्कूल से कोई ऐसा काम मिला है जो जिसपे उसको 2-4 किताबें खोलनी पड़ जाए या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए तो कहता है चैट जीपीटी खोलो और सोल्यूशन ले लो। क्योंकि हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग हेल्प बुक्स यूज करते थे, हम लोग अपने टीचर्स से अपने सीनियर्स से पूछते थे और फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करके अच्छी तरह से एक आंसर प्रिपेयर करते थे। लेकिन असली मजा तो उसी में था, फीलिंग ऑफ विक्ट्री थी ना सर। मेहनत की है। स्वागत है आप लोगों का हमारे द स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड के साथ में। और आज हमारे साथ है एक बेहतरीन पर्सनालिटी सुविधा बेरी, जो है एक एस्ट्रोलॉजर, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं और बहुत सारे लोगों के इन्होंने भला किया है। आज हम आए हैं इनके साथ बात करने, और जैसे इस हमारे एपिसोड के थ्रू और भी लोगों का भला हो सके। बिल्कुल। जिन लोगों के दिमाग में कुछ भी रह गया है या फिर कुछ मतलब जो लोग सोच नहीं पाते चीज़ें और उनको कुछ पता नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े नए हैं और लोगों के दिमाग में जो शक है वो क्लियर हो सके। बिल्कुल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर हमारे द स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में। थैंक यू सर। और मुझे इन्वाइट किया और हम कुछ हेल्प कर सके लोगों की, और कुछ ऐसी बातें जो जनरली लोग पूछना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से पर अप्रोच नहीं कर पाते, मे बी आपके शो से उनको क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल, आज कोशिश यही करेंगे फिलहाल जी। तो मेरा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है, पहले हम शुरुआत करेंगे 2025 के प्रेडिक्शन के साथ में। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि आज लगभग 2 महीने बीत गए हैं मेरे 2025 के जी। और इस समय इतनी जल्दी बीता है बिल्कुल कि कुछ कह ही नहीं सकता। तो आपको 2025 में जैसे आपने देखा कि ये साल जो है ये जो चल रहा है 2 महीने जिसके बीत चुके हैं, आने वाले 10 महीने कैसे गुजरेंगे, या आपको क्या लगता है इस बारे में? सर ये साल बाकी सालों से बहुत डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि इस साल में बहुत सारे मेन प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होने वाले हैं। जैसे कि सैटर्न का ट्रांजिट जो 2.5 साल बाद होता है। सैटर्न एक राशि से दूसरी राशि में ट्रैवल करने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं। वो भी 2025 में होगा, जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन में जाएंगे। जुपिटर का ट्रांजिट जो 1 साल बाद होता है वो भी, और ये ट्रांजिट हो रहे हैं साथ साथ बहुत करीब करीब समय में। राहु केतु का ट्रांजिट होगा, और बाकी सूर्य शुक्र और बुध जिनके ट्रांजिट बहुत रेगुलर होते रहते हैं। एक मार्च में हम एक ऐसी डेट देखेंगे जब बहुत सारे प्लैनेट्स मीन राशि में एक साथ होंगे, और ऐसे टाइम तब आते हैं जब कोई बहुत आइकॉनिकल चेंज आने वाला होता है किसी भी चीज में। इस समय में हम बहुत सारी नई चीजों को फेस करेंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स को देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे नए इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। इस साल में हम टेम्परेचर बाकी सालों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा देखेंगे। हाँ, अभी भी फील हो रहा है। इस साल में आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सडन प्रोग्रेस आएगी और कुछ लोगों की भागती हुई जिंदगी एकदम रुक जाएगी एज पर देयर प्लैनेटरी एंड ट्रांजिट्स। तो अभी जैसे कि लगभग 2 महीने बीत चुके हैं हमारे, तो बहुत लोगों के लिए साल बहुत अच्छा गया होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा गया होगा। बिल्कुल। तो आने वाले 10 महीनों में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए आने वाले 10 महीने बहुत बेहतरीन होने वाले हैं? सर देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक राशि के बारे में बात करें तो हाँ, वो एक साइन के लिए हम बात कर सकते हैं, पर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ये बात नहीं कर सकते। क्योंकि एक राशि बहुत सारे लोगों की होती है। बिल्कुल। एक दिन एक समय पर बहुत सारे लोग एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी कभी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। आपकी राशि एक हो सकती है, लेकिन जैसे आपकी राशि में वो प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहे हैं, सपोज हम शनि का एग्जांपल लेते हैं। शनि ज्यादातर टॉरस और लिब्रंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी
चार्ट में उन्हें योग कारक माना जाता है। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो वही शनि उन्हीं लोगों को जिनकी राशि के लिए योग कारक है नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। बिल्कुल। और यही शनि जिन राशियों में अच्छे नहीं माने जाते कई बार उन्हें बहुत अच्छे भी रिजल्ट देते हैं जब अच्छे होकर बैठे हो। और ये रिस्पेक्टिवली हर प्लैनेट के लिए यही रूल है। तो सबसे बेसिक चीज जो हम कर सकते हैं वो अपने कर्म। हम हर चीज में अपने प्लैनेट अपनी ट्रांजिटरी को तो नहीं देख सकते पर हम अपने कर्मों पे अपना ध्यान रख सकते हैं। तो अगर वो हमारे सही है तो कोई भी ग्रह हमारा कितना भी खराब हो हमें बहुत खराब फल नहीं मिलेगा। और कोई भी ग्रह हमारा कितना भी अच्छा हो अगर कर्म अच्छे नहीं है तो उस हिसाब से हमें फल नहीं मिलेगा। तो मतलब ओवरऑल ये कि बैठे बैठे पैसा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सर। जब तक कुछ हाथ पांव नहीं मारेंगे पैसा नहीं आएगा। सर शेर जंगल का राजा होता है लेकिन अगर वो भी अपनी गुफा में सो रहा है तो हिरन खुद जाके तो उसे नहीं कहेगा ना मुझे खा लो। बिल्कुल। उसको भी शिकार करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो हम तो इंसान है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप अभी जैसे हाल फिलहाल में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से मिला, ठीक है, तो मैं अब देखता हूँ कि लोग जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी थोड़ी अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर का और फोन का और मतलब कि टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, आने वाले समय में जैसे आज के टाइम पे एआई बहुत चल रहा है जी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजर को अफेक्ट करेगा या फिर उनका साथ देगा? सर ये डिपेंड करेगा उस जनरेशन पे जो एआई डिपेंडेंट होती जा रही है। लेकिन एआई कभी भी एक एस्ट्रोलॉजर को या एक किसी भी फील्ड में काम करने वाले एक इंसान को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए एआई आपको जनरली बता देगा कि शनि का गोचर टॉरंस के लिए अच्छा है, लिब्रंस के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉरस और लिब्रा राशि के लोगों को आप मिलोगे जो कहेंगे कि हमारी लाइफ की बैंड बज गई। ये एआई नहीं बता सकता क्योंकि एआई और एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ ना सर आपको एक साइकिक हीलर भी होना पड़ता है। जब सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को फील करके उसे सोल्यूशन देना होता है या उस हद तक सोल्यूशन देना होता है जिस हद तक वो कर पाए, उसकी पॉकेट अलाउ कर सके। सबसे पहली बात किसी भी रेमेडी के लिए अब एआई आपको बता देगा आप जाकर फलानी जगह पे इतने की पूजा करा लो और आपकी पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रही तो सोल्यूशन का आप क्या करेंगे। लेकिन एक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर आपकी आर्थिक स्थिति देखेगा, आपका प्रॉब्लम कितनी हद तक इंटेंस है, वो हेल्थ को किस हद तक इफेक्ट कर रही है और वो उसी तरह से आपको रेमेडीज देगा। तो एआई एक टॉपिक को पढ़ सकता है, उसका एक ग्राफ बना सकता है, लेकिन एआई कभी भी एक ह्यूमन से रिप्लेस नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको लगता है कि एआई आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजर को किस हिसाब से मतलब हेल्प करेगा? सर देखिए आप एस्ट्रोलॉजर्स टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि एक चार्ट बनाने में गणना के हिसाब से आपको जो 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था वो आप अगर ऐप में बनाते हो तो आपका कुछ सेकंड्स में बन जाता है। बिल्कुल। वो आपको हेल्प करता है उस चार्ट को रीड करके आप अपने एक्सपीरियंस से अपने दिमाग से सामने वाले को सॉल्यूशंस देते हो। आपका वो टाइम सेव हुआ, वो टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प किया। कैलकुलेशन ह्यूमन है, वो कैलकुलेशन में गलती कर सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी उस चीज में गलती नहीं कर सकती, वो एक हेल्प है, सपोर्ट है। लेकिन अगर आप कहो प्रेडिक्शन या रीडिंग या वो सपोर्ट जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है वो एआई टू ह्यूमन नहीं होगा। बिल्कुल। तो मतलब ये ओवरऑल काइंड ऑफ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से आप एआई पे निर्भर नहीं रह सकते। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पुट ऑन किया कि बहुत सारी नई जनरेशन है जो ये सोचती होगी कि जब हमको सारे सवाल एआई दे रहा है। सर ये चीज ना इस जनरेशन को बहुत बुरी तरह भी इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि अगर आज एक बच्चे को स्कूल से कोई ऐसा काम मिला है जो जिसपे उसको 2-4 किताबें खोलनी पड़ जाए या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए तो कहता है चैट जीपीटी खोलो और सोल्यूशन ले लो। क्योंकि हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ था ना, हम लोग हेल्प बुक्स यूज करते थे, हम लोग अपने टीचर्स से अपने सीनियर्स से पूछते थे और फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करके अच्छी तरह से एक आंसर प्रिपेयर करते थे। लेकिन असली मजा तो उसी में था, फीलिंग ऑफ विक्ट्री थी ना सर। मेहनत की है। अभी ये लगता है वाह चैट जीपीटी टेपो और चल दो। तो वो जो आप अपने दिमाग से एक्सरसाइज करा रहे थे वो तो आपने बंद कर दी। बिल्कुल। अगर आप कब ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो, आफ्टर ऑल इट्स अ टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आपके पास अच्छा वाईफाई नहीं है, अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है तो आप ब्लैंक हो वहां। बिल्कुल। आप वहां पे खुद को असहाय महसूस करेंगे, आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो आप अपने दिमाग से कर सकते थे, जो क्षमता थी आप में, पर आपने उसे बढ़ने ही नहीं दिया। मुझे लगता है इस रीजन की वजह से, जैसे क्या होता था हमारे टाइम पे क्या कहते हैं, हम कोई भी चाहे स्कूल में हो या कुछ भी हो तो इस वजह से हम थोड़ा एक्सप्लोर करते थे। बिल्कुल चीजें कि क्या कहते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम सबसे पूछ रहे हैं, बातें हो रही हैं सबसे कि अच्छा हाँ ये बता रहे हैं कि ये भैया बता रहे हैं कि ऐसे करना है, वो दीदी बता रही है ऐसे करना है, वो ऐसे बता रहा है। तो उससे क्या होता था कि वो माइंड थोड़ा ओपन होता था, एक्सप्लोर करते थे हम। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमने बस टाइप किया और डाल दिया, तो जो एक्सप्लोर
सेक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि जब वो जो फोन वाला सिस्टम आ गया, फोन या नेट वाला, तो उससे क्या हुआ कि सॉरी यार, हाँ, तो जो फोन वाला सिस्टम आ गया उसकी वजह से जो एक्सप्लोर था वो खत्म हो गया और लोग दब के रह गए, डिपेंडेंट हो गए। यस, तो अब उसकी वजह से आगे मुझे लगता नहीं है कि इतना कन्वर्सेशन किसी के बीच में हो भी पाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगता है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है उस जनरेशन। और आप इस जनरेशन को छोड़ दीजिए, जो बड़ों की भी जनरेशन है, जो सीनियर्स भी हैं, हाँ। जो घर के बड़े भी हैं, आप यहाँ अपने घर के बड़ों को डांट रहे होगे या अपने घर के बच्चों को डांट रहे होगे, क्योंकि वो भी एडिक्ट हो गए हैं इस चीज को। अगर आप एक रूम में घर के 4 लोग बैठे हो, एक के फोन में फेसबुक चल रहा होगा, एक के इंस्टाग्राम चल रहा होगा, एक के फोन में कोई वीडियो चल रहा होगा, बच्चा अपनी गेम खेल रहा होगा, आपस में फैमिली में ही कॉन्वर्सेशन नहीं है, किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, सब अपने फोन से, अपनी स्क्रीन लाइफ से इतने खुश हैं कि रियल लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। कोई एक्सप्लोर रह ही नहीं गया। नहीं, ये बात सही कह रही हैं आप। मेरा एक सवाल है, लोगों को रुद्राक्ष के बारे में बहुत क्या कहते हैं, किसी को लगता है कि पहनने से नुकसान हो जाएगा, किसी को लगता है कि पहनने से फायदा हो जाएगा। तो रुद्राक्ष जो है वो आपको क्या लगता है कि किन लोगों को पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, और उसके फायदे और क्या नुकसान हो सकता है? सर देखिए, रुद्राक्ष हो या कोई भी स्टोन या क्रिस्टल जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और लोग अपनी हेल्प के लिए बहुत पहनते भी हैं, उनका सबसे पहला मोटिव है हमारी एनर्जी के साथ सिंक करना और हमारी एनर्जी को एनहांस करना। आप कोई भी स्टोन पहनिए, कोई भी रुद्राक्ष पहनिए, वैसे रुद्राक्ष के लिए आपने स्पेसिफिकली पूछा है, तो रुद्राक्ष को हम शिव कृपा के लिए पहनते हैं। बिल्कुल। और रुद्राक्ष को पहनने के लिए बहुत सारे, और किसी भी स्टोन को पहनने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। सबसे बेसिक कि आप अपने स्टोन्स और अपने रुद्राक्ष को रेगुलर बेसिस पे क्लीन कीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, या कई बार हमें बहुत दुख सुख में जाना भी पड़ता है, तो वहां या तो अवॉइड कीजिए पहन कर जाना, या वहां से आके गंगा जल में अपने क्रिस्टल्स को, अपने स्टोन्स को, अपने रुद्राक्ष को आप क्लीन करें, उसको री एनर्जाइज करें। आप ऐसे मत फील करो कि आपने बस पहन लिया, आपके लिए वो एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी के साथ, आपकी सोल के साथ सिंक कर रही है। बिल्कुल। रुद्राक्ष बहुत तरह के आते हैं और बहुत रेयर हैं, और आजकल आर्टिफिशियल भी बहुत आते हैं। रुद्राक्ष बिल्कुल नेचर में ग्रो होते हैं और नेचुरली अकर्ड जो रुद्राक्ष रहेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और एनर्जी रहती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल प्लास्टिक से भी, वुड से भी कार्व करके भी बना दिए जाते हैं और जनरल लोगों को उसकी पहचान नहीं होती है। तो आप कहीं से भी स्टोन लें या रुद्राक्ष लें या क्रिस्टल लें, तो आपका सोर्स बहुत जेन्युइन होना चाहिए, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, जहां सर्टिफिकेशन मिल सके, ताकि पहली बात तो आपको ये तसल्ली हो कि जो आपने पहना है वो जेन्युइन है। आप कोई भी क्रिस्टल पहनो, आप कोई भी रुद्राक्ष पहनो, आप कोई भी स्टोन पहनो, सबसे पहले तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पहनो। AI से पूछ के कभी मत पहनो, क्योंकि वो आपका जो चार्ट बनाती है वो सिर्फ देखती है कि आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो आपको उसका स्टोन पहना देती है। अब वो प्लैनेट आपके लिए कितना यूजफुल है, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपकी दशा महादशा चल रही है या नहीं, ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो इसलिए, और कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत शौक होता है, अपने शौक से अलग अलग स्टोन्स लेके पहन लेते हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए। जो आपको, क्योंकि इन एनर्जीज का हम पर जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उतना नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे जेम एक्सपर्ट से आप पहले अच्छे से सलाह लो, बात करो, और जो आपको सूट करता है सिर्फ वही स्टोन पहनो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ जब सिंक करेगा तो आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बहुत चेंजेस आने लगेंगे। तो ये चीज रुद्राक्ष में भी अप्लाई होती है कि नहीं, रुद्राक्ष को हम एज अ एनर्जी ऐसे भी पहन सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ जरूरी, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो कोई भी पहन सकता है, वो सबके लिए अच्छा है, फॉर गुड हेल्थ। उसे बच्चे भी पहन सकते हैं, तो उसको कोई भी पहन सकता है। तो जैसे कि आपने बोला कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, तो जैसे एक मेरा खुद का पर्सनल सवाल है, क्योंकि मैं पहले रुद्राक्ष पहनता था। हम बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वॉशरूम चले जा रहे हैं, तो मैं पहले क्या करता था, जब मैं वॉशरूम जाता तो मैं उतार देता था। तो बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे हम नहीं उतार सकते या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको इस केस में क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सर देखिए, स्टोन्स को आप बहुत रेपिटेडली कहीं भी तो उतार नहीं सकते। आप कहीं आउट ऑफ सिटी है, कहीं है, कोई आपके पास जगह ही नहीं है जहां आप उन्हें उतार के रखोगे। बिल्कुल। तो ये कोई चीज आप हर जगह तो अपनी बॉडी से अलग नहीं कर सकते, कहीं आपको कैरी करनी भी पड़ती है। तो उसके लिए फिर बेस्ट यही है कि आपको जब भी लगे कि मैं कोई ऐसी जगह पहन गया हूँ जब मुझे नहीं पहनना चाहिए था, मैं कहीं आउट ऑफ टाउन गया था और वहां मुझे एनर्जी नहीं अच्छी लगी, तो आप उसको आके फिर से क्लीन कर लो। ओके, गंगा जल से क्लीन करके फिर उसके बाद आप दोबारा से उसको दोबारा जैसे धूप दीप दिखा के आप फिर से पहन लीजिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे आजकल नंबर्स बहुत चर्चा में जी, कि जिसको देखो वही नंबर जानने के लिए रेडी रहता है, मैं 1 नंबर हूँ या 2 नंबर हूँ,
तो ये नंबर्स का क्या गेम है और ये आपको क्या लगता है कितना सही और कितना गलत है? क्या ये नंबर जो है वो किसी की पर्सनालिटी शो करता है या फिर सिर्फ कहने की बात है? सर ये बिलीव की बात है एक्चुअली। बेसिकली जो आपका मूलांक होता है वो होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर वो सिंगल नंबर में है तो वो आपका मूलांक है, डबल नंबर है तो उसे ऐड करके जो टोटल आए वो आपका मूलांक है। और भाग्यांक होता है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। और कुछ हद तक वो आपकी पर्सनालिटी को बारे में बताएगा। अब जिस नंबर पे या जिस डेट पे आप पैदा हुए हो उसका कुछ ना कुछ आप पर इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप अपने चार्ट को एनालाइज करते हो तो आपको हर दशा अंतरदशा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आपके साथ हो सकता है या हुआ है, ये सब आपका चार्ट बता देता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का गेम है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये नंबर्स निकालते कैसे हो? मतलब ये सिर्फ चार्ट वगैरह से निकल जाता है या फिर, और इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि चार्ट फिर कैसे किसी का कैरेक्टर दिखा सकता है, मतलब वो नंबर्स कैसे बता सकता है? सर नंबर सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट बता देते हैं। जैसे आपका मूलांक जिस भी नंबर पे होगा उस नंबर को किसी न किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे 1 को हम सन, 2 को मून, 3 को जुपिटर, 4 को राहु, 5 को मरकरी, 6 को वीनस, 7 को केतु और 8 को हम शनि से, 9 को हम मंगल से एसोसिएट करते हैं। तो जिसका वो पर्सनालिटी नंबर आता है उस प्लैनेट से रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ उस इंसान में पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जिनका नंबर 1 है, जिन्हें लगता है हम सन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन उनमें वैसी कोई बात नहीं होती है। वो ना तो गवर्नमेंट फेवर्स पा रहे होते हैं, ना वो एक बॉसी पर्सनालिटी कैरी कर पाते हैं। कुछ रेयर केसेस में मैंने ऐसा देखा। और जब उनका चार्ट देखा तो क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से ऐसे इंसान जुड़े जिन्होंने बोला कि मेरा फर्स्ट को बर्थडे आता है, मेरा सन बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा तो उनके सूर्य नीच के थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नंबर 1 के लिए मैं जो वीडियोज में या चीजों में सुनता हूँ वो तो मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, पर मेरा नंबर 1 है। तो कुछ केसेस में आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी, प्लैनेटरी नंबर के हिसाब से नहीं हो सकती। अच्छा, इस चीज में मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने बहुत सारे क्लाइंट डील किए, ठीक है जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे हमारी न्यू जनरेशन है तो इनकी मेन प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं और कैसे? सर ये लोग सिर्फ 2 चीजों से परेशान है। बिना मेहनत किए इन्हें पैसा चाहिए और बिना एफर्ट किए इन्हें प्यार चाहिए। और उसके लिए उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी चाहिए। तो आपको कोई ऐसा, मतलब आपको तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जी, कोई जो सबसे बेस्ट मिला हो इस मामले में आपको? सर आई कांट इवन काउंट। बहुत छोटी एज के बच्चे भी who are born after 2004 2005 they want to know about their relationship status, कि मेरी गर्लफ्रेंड है क्या, मेरी उससे शादी हो जाएगी। अब मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या बोलूं कि भैया पहले जिंदगी बना लो, या कई बार आप उनके क्वेश्चन सुन के स्पीचलेस हो जाते हो कि उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान, क्योंकि मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है या मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो आई शुड ऑल्सो गेट इन द रिलेशनशिप, क्योंकि एज में मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल, इसलिए समझ ही नहीं है कि लाइफ में कब क्या चाहिए। बिल्कुल। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं है। ना माँ बाप के पास आजकल मेजरली बच्चों के लिए समय है, ना बच्चों के पास माँ बाप के लिए समय है। तो जो बेसिक गाइडेंस जो एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में बच्चों को मिलता था कि कभी वो दादा दादी के पास बैठ गए, कभी वो चाचा चाची के साथ बैठ गए, कभी उन्होंने किसी से कुछ अच्छा सुन लिया, किसी से कुछ बुरा सुन लिया, जो कजन्स के बीच बड़े हो गए, या एक आप देख के कि भैया इन्होंने अपनी लाइफ में ये किया है, मेरे इस कजन ने, उनको आइडलाइज कर लिया, वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। तो बच्चे भी अपनी जगह गलत नहीं है, उनको फिर यही लगता है कि ठीक है लाइफ का फोकस यही होगा या मेन पॉइंट यही होगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। अगर हम उनको इतना फ्रीडम दे देते हैं कि हर चीज वो स्क्रीन से सीख रहे हैं तो वो फिर हर स्क्रीन पे ही डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि स्क्रीन तो उनको सिर्फ एक ग्लैमरस वाइड लुक देगी ना लाइफ का, वो स्ट्रगल तो स्क्रीन पर वो देखेंगे नहीं। हाँ, तो कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद उनका एक्सप्लोर वही सेम चीज। हाँ, तो उनके लिए तो हीरो एंड में जीत गया चाहे उसने कुछ भी किया। ये बात तो है। तो उन्होंने हीरो का स्ट्रगल तो देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पॉलिश्ड साइड देखी है। तो आपको कोई एक एक्सपीरियंस आप बता सकते हो जो आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिला हो या फिर कोई ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए कि यार मैं समझा रही हूँ समझ नहीं पा रहा? सर मेजरली छोटी एज के बच्चों के साथ मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब जैसे अभी 16-17 साल की एज है और ब्रेकअप हो गया है एंड दे वांट टू डाई, कि नहीं
मुझे मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब दे डोंट थिंक अबाउट देयर पेरेंट्स, दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि मेरे बोर्ड सर पे हैं या मुझे कॉलेज एडमिशन के बारे में कुछ सोचना है। उन्हें लगता है बस यही जिंदगी खत्म। तो ये सिनारियो बहुत टफ हो जाता है कि उनको कैसे कन्विंस किया जाए और कैसे समझाया जाए कि भाई लाइफ की प्रॉब्लम ये है ही नहीं। बिल्कुल। अभी तो तुमने जिंदगी देखी ही नहीं, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव अहेड। बिल्कुल। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर वो कभी किसी ऐसे गलत इंसान से भी जुड़ जाते हैं जो उनकी इस मेंटल स्टेट का बहुत फायदा भी उठा लेता है कि ठीक है आप ये वाली पूजा करा लो, ठीक है आप ये वाला स्टोन ले लो मेरे से, ये वाला क्रिस्टल पहन लो, ये कर लो, मैं तुम्हारा पैचअप करा दूंगा। ये भी मैंने ऑनलाइन आजकल बहुत देखा है कि आपका खोया हुआ प्यार हम वापस ला देंगे। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग ये। और बच्चे इस चीज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बाबा। हाँ, नहीं ये बहुत वाइड स्क्रीन हो रहा है सर ऑनलाइन। आपका खोया हुआ प्यार, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, 3 घंटे के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड का आपको कॉल आ जाएगा। उस बच्चे ने मुझे बताया जिससे मेरी बात हुई कि मैंने सब ट्राई कर लिया मैम, नाउ आई फील लाइक डाई किलिंग माई सेल्फ, ये वो। क्योंकि आपने उस बच्चे में इतनी वो नेगेटिव उसके इमोशन का फायदा उठा के इतनी होप जगा दी, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल लाइफ से हार गया हूँ। नेगेटिविटी बहुत जी, अपने फायदे के लिए उनके साथ गलत कर दिया ना। तो अभी आप जो ना ऑफ कैमरा एक स्टोरी बता रहे थे, हम चाहते हैं वो स्टोरी आप ना हमारे दर्शकों को भी बताएं, हम भी जाने की वो भी जाने कि ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। हाँ जी सर, स्टोरी ये है कि 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया। एक 18-19 साल के नौजवान थे पंजाब से। उन्होंने मुझे कहा कि बस मुझे आपकी एक ही हेल्प चाहिए, मेरा चार्ट देखो, कुछ देखो, बस मुझे एक बात बता दो, मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा सर अगर ये सूत्र मेरे पास होता तो पहले मैं खुद पे ही ट्राई कर लेती, तो एस्ट्रोलॉजी करती ही क्यों। आजकल ना बड़ी इस चीजों में बड़ा बहस वाला सीन हो जाता है कि बहुत लोग ना ये कहते हैं कि अगर अमीर बनाने के जो रेमेडीज मिलते हैं तो आप लोग क्यों नहीं अमीर हो जाते। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को लगता है आधी ज्यादा चीजें जो तो फालतू वाली चीज बोलते हैं ना वो तो बकवास ही होती है सर। वो बेसिकली ये होता है कि आपको सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने कुछ ऐसा बताया जो किसी ने नहीं बताया, और लोगों को भी लगता है ओ ये बड़ी नई चीज है, ये हमने कहीं नहीं सुनी, इसको ट्राई करो। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। देखिए आपको मिलेगा उतना ही जितना आप लिखवा के लाए हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ऐड करता है वो है आपकी फ्री विल, आपकी मेहनत। ऊपर वाला आपकी मेहनत को कभी भी जीरो नहीं होने देता है। बिल्कुल। आप अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ मेहनत कीजिए। हाँ, जैसी भी आपकी ग्रह दशा चल रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके उस समय पे आप अच्छी रेमेडीज कर सकते हो उसे और बूस्ट करने के लिए। तो वो चीजें बहुत प्लस करती हैं आपके कमाई को भी, आपके एफर्ट को भी, आपके स्टेटस को भी। लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव वे से करते हैं। रातों रात वाले चमत्कार बहुत रेयर, और ये जितनी जल्दी होते हैं ना सर उतनी जल्दी फिर वापस भी पलट जाते हैं। बिल्कुल। एक मैंने अभी रिसेंटली ना पॉडकास्ट देखा था जी, ठीक है, बहुत जाना माना पॉडकास्ट था। उसमें जो है 2 एस्ट्रोलॉजर आए थे और थोड़े एजेड भी थे जी। तो उसमें क्या कहते हैं वो थोड़ा ना सस्पेंस क्रिएट किया गया पहले कि अगर आपको अपनी लव लाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो एक मैं रेमेडी बताऊंगा वो बहुत तगड़ा है जी। तो उन्होंने बोला कि दही से नहाने से पहले दही से आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं जी, उससे आपको तुरंत गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। सर देखिए कुछ ना कुछ प्लस माइनस वही मैं कह रही हूँ, अपने आप को वो दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है। बेसिकली दही को हम शुक्र प्लैनेट के साथ एसोसिएट करते हैं। तो उन्होंने बस ये सोचा कि तुम अपनी अगर वो ये भी कह देते कि आप दही का रेगुलर यूज कीजिए, दही वेस्ट मत कीजिए, है ना, धोने वाला कैसे यूज। हाँ, तो मतलब उनको कुछ ना कुछ उसमें ये ऐड करना है ना कि वो फिर आपने जैसे देखा ऐसे और हजारों लोगों ने देखा, कुछ अलग दिखा है, और हजारों लोगों को भेजा, कुछ अलग दिखा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जैसे आज हमारे टाइम पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए, बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे भी आ गए जी, ठीक है, और आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जी। एक एस्ट्रोलॉजर जो सही एस्ट्रोलॉजर है उसको मतलब उसका जीवन किस हिसाब से होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे होना चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सो देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो आपको आपके रूट्स से जोड़ती है। ये स्टडी कोई किसी ने तो बनाई नहीं, ना किसी ने लिखी, ये हमारे वेदों से आई है। बहुत ऋषि मुनियों ने उस पर गहन किया, अध्ययन किया, उसको हम लोगों के लिए इजी बनाया गया, उसे ट्रांसलेट किया गया ताकि हम लोग उसे समझ सके, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ये जिस युग में इन चीजों को यूज किया जाता था उस टाइम राजा महाराजा ही सिर्फ उनके ही अपने राजपुरोहित होते थे, और उन्हीं के वेलबींग के लिए एस्ट्रोलॉजी यूज की जाती थी। जैसे कि सुख वैभव से हाथी घोड़े महल
ज्वेलरी, इन चीजों को एसोसिएट किया जाता था। आज तो आप नहीं कहोगे ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कि मुझे हाथी घोड़े चाहिए, आज आप कहोगे जी मुझे कार चाहिए, एक नहीं 2-4 चाहिए। तो ये चीजें टाइम के साथ साथ अपग्रेड होगी। आप बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर आपको टाइम के साथ साथ अपडेटेड रहना चाहिए। मेरे गुरुजी बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, ज्योतिषी नया वैद पुराना। जो ज्योतिषी है उसको अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, जो एस्ट्रोलॉजर है उसको जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए आज की डिमांड क्या है, आज की लाइफ में लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्या है। पुराने जमाने में विदेश जाने को, जैसे हमारी कुंडली में 12वें भाव से विदेश देखते हैं, विदेश का सेटलमेंट देखते हैं, तो उसे कर्ज की तरह माना जाता था। मतलब वेदों में ये एज अ सजा होता था। क्यों? क्योंकि विदेश जाना मतलब कि आप दिनों दिन पानी से गुजर रहे हो, आपके साथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई तूफान भी आ सकता है, आपके पास कोई मोबाइल नहीं, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं, आप अपने घर वालों को पता नहीं कि आप सही सलामत वहां पहुंच गए या नहीं, आप कब पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे और आप कब लौटोगे। तो वो फैमिली के लिए भी एक पेनफुल टाइम होता था और जो इंसान गया उसके लिए भी। लेकिन आज की डेट में वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उनका क्वेश्चन ये होता है मुझे अब्रॉड जाके सेटल होना है। तो एस्ट्रोलॉजी वही है, 12वां भाव आज भी बता रहा है आपके विदेश योग, लेकिन आज लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। आज लोगों को वो कष्ट नहीं है, वो प्लेजर है। मतलब आज लगता है कि अगर मैं अब्रॉड नहीं गया तो मेरा जीवन पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज एक एस्ट्रोलॉजर को हमेशा याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम उस चीज के साथ साथ सामने वाले की प्रॉब्लम भी समझे, उसे सोल्यूशन भी ऐसा दे जो उसको समझ में आए। बिल्कुल। और एक चीज ये भी हो जाती है एस्ट्रोलॉजी में कि आपका खुद का आचरण कैसा है। आप लोगों को तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद ना तो आपका ईश्वर से कोई कनेक्शन है, बिल्कुल, ना आप खुद उस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो जैसा इस विद्या में होते हुए आपको करना चाहिए। तो फिर आप देखिए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ना ऊपर वाले की बड़ी कृपा होती है। ये भी चीज मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपको कभी आप ज्योतिष को नहीं चुनते कि मुझे पढ़ना है, ज्योतिष आपको चुनता है। यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस नॉलेज। आप पर आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है जो आपको इसकी तरफ ले जाता है या खींच लेता है। बिल्कुल। तो अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे, मैं सबको बोल रही हूँ तुम्हारा सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, अपने पिता की रिस्पेक्ट करो, और अपने पिता की खुद ही घर में रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, पानी मत वेस्ट करो, और खुद ही कर रही हूँ वो गलतियां। तुम्हें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, और मैं खुद ही खा रही हूँ। तो सबसे पहले तो वो चीजें, वो जो ऊपर वाले की कृपा है जो मुझे हेल्प कर रही है किसी को गाइड करने में, वही नहीं होगी। बिल्कुल। तो अगर सबसे पहले तो आपका उस अलमाइटी से एक कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। बिल्कुल। अभी भोजन से मैंने आपकी एक रील देखी थी जी, जिसमें आपने ये बताया था कि वेज और नॉन वेज फूड में क्या डिफरेंसेस है। जी, तो अब वो तो छोटी सी रील थी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए कि वेज भोजन कैसा, मतलब खाना कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी के लिए। सर देखिए, हमें ना नॉनवेज फूड खाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। सीधी सी बात है, आप किसी डेंटिस्ट पे जाके पूछ लीजिए क्या ह्यूमन बीइंग के टीथ इस लायक है कि वो टीयर कर सके फ्लैश को और खा सके। हमें बहुत सिंपल, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो दिमाग और हाथ दिए, तो आप किसी भी सब्जी को बहुत डिलिशियस बना के, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से बना के खा सकते हो। दूसरी बात, हर खाने में ना एक एनर्जी होती है। जब आप किसी लिविंग बीइंग को मारते हो, खाते हो, तो उसके अंदर से कोई पॉजिटिव एनर्जी तो निकलेगी नहीं। बिल्कुल। उनके अंदर एक डर भी होता है। आपने कभी देखा हो जब हैंस को लेके जाया जा रहा होता है स्लॉटर हाउस, तो वो पिंजरे में तड़प रही होती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आभास होता है। और जब आप उस मार्केट से निकलोगे, वहां एक अजीब सी स्मेल आपको हमेशा फील होगी, बहुत नेगेटिव वाइब भी होती है जी, क्योंकि वहां पे आप किसी को कोई लाइफ, आप किसी से उसकी लाइफ ले रहे हो जस्ट फॉर योर टेस्ट। तो अगर आप पुण्य पाप सब छोड़ दीजिए, अगर आप एक नॉर्मली थॉट से भी, अगर आप एक नॉर्मल वेजिटेरियन या प्रॉपर खाना खा सकते हो, खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए, अगर उतना हमें नॉर्मल खाना खाने से मिल रहा है तो क्या जरूरत है हमें तामसिक खाना खाने की। और अगर आप वेज की भी बात करते हो, उसमें भी अगर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, अगर अभी हम जैसे इसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, तो जंक फूड को हम राहु के साथ एसोसिएट करते हैं। तो अब अगर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, आप किसी बंदे को देखोगे ना, उसको बहुत ज्यादा जंक खाने की आदत है, उसके गले से घर का खाना उतर नहीं रहा, उसका राहु बहुत एक्टिव होगा। तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा हो जाता है। जो आपने मेरी रील देखी थी जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें मेरा बेसिक मैसेज यही था कि जो आपके लिए खाना बना रहा है, जो आपको खाना परोस रहा है, उसकी एनर्जी भी आप पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। आप गए, आपने किसी स्टॉल से कुछ खरीद कर खा लिया, अब जो इंसान को खाना बना रहा है, हो सकता है वो किसी चीज से बहुत परेशान हो, मजबूरी में उसे वहां आपके आगे खड़ा होना पड़ रहा हो, उसकी तबीयत खराब हो, वो इरिटेटेड हो, उसके वो सारे इमोशंस उस खाने में होंगे। कई बार आपने देखा होगा, आपने बाहर से खाना खाया और घर आते ही आपकी तबीयत खराब हो गई, ये उसी एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। तो मतलब ये कि
कोशिश करें कि घर में ही जो खाना बना है वही खाएं। घर पे खाएं या बाहर भी खाएं, लेकिन आप ये सोच के खाएं कि ये खाना मुझ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। खाने से पहले अपने आप से पूछ लो कि क्या ये मुझे सूट करेगा। क्या अगर आपको कभी अंदर से फील हो जाए ना यार यहाँ से नहीं खाना, तो मत खाइए, क्योंकि खाने की एनर्जी हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। और वैसे भी हमारे तो पुराने शास्त्रों में कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने अभी प्रीवियसली मेंशन किया कि कई लोगों ने आपको पैसे के लिए फोन किया, कई लोगों ने ब्रेकअप और अपनी लव स्टोरी के लिए किया, तो एक रेमेडी मैं जानना चाहता हूँ आपसे लव के लिए, और एक रेमेडी मैं जानना चाहता हूँ मनी के लिए, जो आपको लगता है जो सबसे इफेक्टिव है। सर मनी के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप एवरी मंडे शिव मंदिर जाएं, भोलेनाथ पे कच्चा दूध चढ़ाएं और साबुत चावल जो टूटे ना वो शिव जी पे चढ़ाएं। वैसे तो रूटीन अगर आपका डेली हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मंडे तो आप जाए ही, उससे आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। और देखो एस्ट्रोलॉजी में जो भी रेमेडी होती है ना उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आप कहीं भी कोई भी रेमेडी सुनो तो पहले सोचो या सामने वाले से पूछो कि आपने किस लॉजिक से दी है। बिल्कुल। सिर्फ फेमस होने के लिए दी है तो मत फॉलो करो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि शनि, राहु और केतु, ये सब की रेमेडी हो जाती है सिर्फ एक भोलेनाथ की रेमेडी करने से, क्योंकि ये ग्रह सबसे ज्यादा ना हमारी मानसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल। हमें एंजाइटी, डिप्रेशन मेनली इन्हीं प्लैनेट्स के ट्रांजिट से ज्यादा होता है। और जब हमारे मन पे इफेक्ट पड़ता है तो हमारा मन एस्ट्रोलॉजी में डोनेट किया जाता है मून से, चंद्रमा से। तो चंद्रमा कहाँ है? शिव जी के सर पे। बिल्कुल हाँ। तो अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया, आप पर उनकी कृपा हो गई, आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो गया, अगर आपको एंजाइटी नहीं आएगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप डिप्रेस नहीं होगे, तो लाइफ की हर सिचुएशन से आप बाहर निकल आओगे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो जेन्युइनली हर कोई कर सकता है, हर किसी को सूट करेगी और मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइफ में एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपकी बहुत थॉट प्रोसेस बहुत अलाइंड हो जाएगा, आप अपने फोकस को लेकर बहुत क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और प्यार जो शब्द है आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसके लिए सर ये इस शब्द को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है आजकल की जनरेशन ने। वैसे मेरे हिसाब से तो प्यार अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश रिलेशनशिप आजकल की जनरेशन के लिए हो गया है कि सिचुएशनशिप, ये शिप, वो शिप, अलग अलग टर्म्स आ गए। हाँ कि आई एम विद यू बट आई एम नॉट कमिटेड, मतलब ये तो प्यार होता नहीं है। हमारे टाइम में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नई चीज थी। हाँ, तो ये तो प्यार होता नहीं है सर, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने मन से, इसमें नए नए क्लॉज ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, तो उसके लिए आप राधा कृष्ण की आराधना कीजिए, क्योंकि वही है असली प्यार, जो साथ होके भी अलग है और अलग होके भी साथ है। बिल्कुल। तो आपके प्यार में अगर श्रद्धा है तो दोनों में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक तरफे प्यार वाला सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और आप जबरदस्ती उसे किस्मत से लड़के भी अपनी लाइफ में ले आए हो, तो आपको लाइफ में वो खुशी मिलेगी नहीं जो आपको चाहिए। अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं और कोई ना कोई रीजंस की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो राधा कृष्ण की आराधना उन्हें बहुत सूट करेगी। ठाकुर जी के मंदिर जाएं, उन्हें वैजंती माला चढ़ाओ, उन्हें बांसुरी चढ़ाओ, उन्हें भोग चढ़ाओ और उनसे राधा रानी से प्रे करो कि आपको आपका प्यार मिल जाए। तो वो किसी को निराश नहीं करती है प्यार के मामले में, क्योंकि एक्चुअल प्यार जिसने भी किया है वो वही है, वो वही आशीर्वाद दे सकता है। बिल्कुल सही तरीके से। बिल्कुल। और जो हम घर में जैसे हम श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं जी, तो उससे भी आपको लगता है कि प्यार और ये इसकी तरफ से कोई फायदा होता है? सर देखिए, ठाकुर जी तो सबसे चंचल है और उन्हें आप अगर जिस रूप में देखो, उन्हें अगर आप अर्जुन की नजर से देखो तो वो आपके सारथी है, एक माँ की नजर से देखो तो वो आपके लिए आपके लड्डू गोपाल है, आप उन्हें एक दोस्त की नजर से देखो तो आप उनके लिए सुदामा बन जाते हो, आप उन्हें एक प्यार की नजर से देखो तो आप उनके लिए राधा बन जाते हो, भक्त की नजर से देखो तो मीरा बन जाते हो। तो ये आपका नजरिया है, वो तो है हर जगह। आप उस अपने श्रद्धा से, आप उस विश्वास से, उस भक्ति से कहां तक पहुंचते हो ये आपको जाना है। वो तो वही है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, वो आपको ब्लेस करने के लिए ही है हर रूप में। आपको वो ब्लेसिंग किस तरह चाहिए, आप उनकी तरफ कितने ज्यादा आपके मन में श्रद्धा है, आप उनकी तरफ कितना आपके अंदर झुकाव है और आप कैसे अपनी लाइफ को उस तरह जी रहे हो जैसा वो चाहते हैं कि आप जियो, तो आपको उनकी हर ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से भी क्लियर हुई जी, और होपफुली बाकी लोग जो हमको सुन रहे होंगे जी, उनके भी जीवन में कुछ चेंज आए हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू, और उन्होंने भी कुछ ना कुछ नया सीखा होगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू सर कि आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया, और
होपफुली आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और क्या कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज का एपिसोड जो है आज हम यही ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल रियलिटी और झूठी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने ये कोशिश की है कि आप लोग जो है समझ सकें रियलिटी और जो झूठी चीज़ें हैं। तो एक काइंड ऑफ रियल पॉडकास्ट हमने करने की कोशिश की है और रियल पॉइंट्स रखने की कोशिश की है कि जो आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो लोग सोचते हैं इस बारे में। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और हम अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।